हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और आज हम पढ़ने वाले हैं कूलम लॉ इन द वेक्टर फॉर्म। वेक्टर फॉर्म में किस तरीके से कूलम लॉ को हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, मान लीजिए दो चार्ज हैं, एक प्लस Q1 और एक प्लस Q2। ठीक है, इस पे लगने वाली फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1, फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2। ठीक है, अब यहाँ का जो एरिया वेक्टर होगा, वो क्या होगा? वो होगा R2 माइनस R1 वेक्टर। क्या होगा? R2 माइनस R1 वेक्टर। ये है पोजीशन वेक्टर्स। क्या कहते हैं इनको? पोजीशन वेक्टर कहते हैं। ये डायरेक्शन शो करने के लिए बने होते हैं और इनकी डायरेक्शन, ये जो R2 माइनस R1 है, R2 मतलब फाइनल पोजीशन और माइनस इनिशियल, फाइनल माइनस इनिशियल। ठीक है, और यहाँ पे भी R1 माइनस R2 यहाँ का रिप्रेजेंट कर रहा है इस साइड की डायरेक्शन, और ये वाला जो है इस साइड की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, अब आगे कैसे रिप्रेजेंट करना है? फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2, इसको कैसे लिख सकते हो? कूलम फॉर्म हमने पढ़ा है, उसमें है KQ1 Q2 बाई R स्क्वायर। ठीक है, मॉडुलस ऑफ R स्क्वायर। और डायरेक्शन दिखाने के लिए किस डायरेक्शन में है, उस डायरेक्शन को दिखाने के लिए R1 माइनस R2 कैप। R1 माइनस R2 कैप मतलब इस डायरेक्शन में लग रही ना फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2। भाई ये वाला जो फोर्स लग रहा है ये इस डायरेक्शन में लग रहा है, तो वही एरिया वेक्टर दिखाएंगे क्योंकि डायरेक्शन हमें दिखानी है। ठीक है, 11th में आपने पढ़ा ही है एरिया वेक्टर को किस तरह से रिप्रेजेंट करना है। ए कैप अपॉन अंडर रूट मॉडुलस ऑफ ए, है ना, KQ1 Q2 अपॉन मॉडुलस ऑफ R स्क्वायर, और R1 माइनस R2 कैप डिवाइडेड बाई मॉडुलस ऑफ R1 माइनस R2। ठीक है, R1 माइनस R2 ये जो मॉड है, ठीक है, ये किसके इक्वल है? R मॉड के इक्वल है। कैसे इक्वल है? अब भाई ये जो है ये, ठीक है, ये जो डायरेक्शन दिखा रहा है यही तो R है। हम सेपरेट कितने पे कर रहे हैं इसको? R डिस्टेंस पे कर रहे हैं। और यही जो R2 माइनस R1 है, R2 मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक की डिस्टेंस को आपने माइनस कर दिया तो यही तो बच रहा है। समझे? अब देखो आगे, F इक्वल टू KQ1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, R1 माइनस R2 और R1 माइनस R2। हमने उसको उस फॉर्मूले पे तोड़ लिया है। ठीक है, आगे KQ1 Q2 अपॉन R1 माइनस R2 का होल क्यूब। अब ये जो है इक्वल थे, तो यहाँ पे इसका क्यूब हो जाएगा, R1 माइनस R2 का क्यूब हो जाएगा। और यहाँ पे वेक्टर फॉर्म में पहले से लिखा हुआ है R1 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर। तो इस तरह हम क्या करते हैं, कूलम लॉ को वेक्टर फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, किन्हीं बुक में क्या लिखा रहता है? R1 माइनस R2 इक्वल टू R12 कैप और क्या R21 वेक्टर। अब ये बुक का कन्फ्यूज़न है, किसी बुक में ये लिखा रहता है, किसी बुक में है, तो हमने केवल ये लिखा है, इन दोनों को नहीं लिखा है। ठीक है, F21 इक्वल टू KQ1 Q2 मॉड में R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर का होल क्यूब, है ना, और R2 माइनस R1 वेक्टर। अब इसी तरह सिमिलरली इसको भी लिख सकते हैं ना, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे भी 2 माइनस 1 है, KQ1 Q2 सेम रहेगा, है ना। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, इसका मतलब क्या होता है? फोर्स इलेक्ट्रोस्टैटिक, मतलब इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या है? KQ1 Q2 बाई R स्क्वायर, और फोर्स ग्रेविटेशनल GM1 M2 बाई R स्क्वायर। देख रहे होगे कि इन दोनों का एकदम सिमिलर लग रहा है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और ग्रेविटेशनल फोर्स में क्या अंतर, क्या सिमिलैरिटी है वो देखा जाए। सिमिलैरिटी ये है कि दोनों इन्वर्स स्क्वायर लॉ को फॉलो करते हैं। F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1 बाई R स्क्वायर और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू R स्क्वायर। ठीक है, एक्ट अलॉन्ग द लाइन ज्वाइनिंग द सेंटर। किस पे एक्ट करते हैं? अलॉन्ग द लाइन ज्वाइनिंग द सेंटर। सेंटर पे जो लाइन ज्वाइन करती है उसके अलॉन्ग ये काम करता है। ठीक है, डिफरेंसेस क्या होते हैं? फोर्स इलेक्ट्रोस्टैटिक क्या होती है? रिपल्सिव एज वेल एज अट्रैक्टिव। ये दोनों तरीके की फोर्स होती है, रिपल्सिव भी होती है और अट्रैक्टिव भी होती है। वेयर एज ग्रेविटेशनल फोर्स इज ऑलवेज अट्रैक्टिव। क्या? ग्रेविटेशनल फोर्स जो है वो हमेशा अट्रैक्टिव होगी, है ना। ग्रेविटेशनल फोर्स इज इंडिपेंडेंट ऑफ द मीडियम। कहीं भी रख दो ग्रेविटेशनल फोर्स सेम रहेगी, चाहे पानी में, चाहे
सरफेस पे फ्री एयर में, लेकिन ये चीज़ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स में वेरी नहीं करता है। वेरी करता है क्योंकि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स में ये डिपेंडेंट ऑन द मीडियम होता है। क्या होता है? डिपेंड्स अपॉन द मीडियम, मीडियम पे भी डिपेंड कर रहा है। के की वैल्यू अभी पहले ही बता दी है, 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। और जी की वैल्यू अभी हमने 9th क्लास में और 11th क्लास में पढ़ा था, 6.67 × 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर इसकी वैल्यू होती है। तो ये देखो, ये जो 10 की पावर है -11 है, और यहाँ पे जो 10 की पावर है 9 है। तो ये आप समझ सकते हो कि ये बहुत बड़ी वैल्यू है और ये बहुत छोटी वैल्यू है ना। अब इसी के आधार पे कुछ क्वेश्चन है, जैसे कि फाइंड द रेशियो ऑफ द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स टू द ग्रेविटेशनल फोर्स फॉर द 2 इलेक्ट्रॉन प्लेस्ड एट सम डिस्टेंस अपार्ट। कुछ दूरी पे 2 इलेक्ट्रॉन रखे हुए हैं, उनके बीच के इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और ग्रेविटेशनल फोर्स के का रेशियो निकालना है। ठीक है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या होगी? KQ1 Q2/r²। ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होगी? Gm1 M2/r²। इन दोनों का रेशियो निकाल लिया। अब यहाँ पे क्या होगा? KQ1 Q2/r², r² से r² कैंसल आउट हो जाएगा, बचेगा ये। क्योंकि इलेक्ट्रॉन की बात हो रही है तो दोनों सेम होंगे, KQ² और Gm² हो जाएगा। अब इसकी वैल्यू रख लिया, वैल्यू रखने के बाद K की वैल्यू है ना, G की वैल्यू, इसके बाद नियरली इक्वल टू 10⁻42 आएगा। कितना? 10⁻42। मतलब क्या बनता है कि वैल्यू ऑफ G इज़ लेस देन K। वैल्यू की G अगर वैल्यू ऑफ G ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की वैल्यू इतनी कम होती है कि वो K बहुत ज़्यादा होता है उससे, इसी वजह से डिफरेंस आया कितना? 10⁻42 का। ठीक है, अब देखो एक और क्वेश्चन है, बेहतरीन क्वेश्चन है IIT लेवल का। ए चार्ज Q इज डिवाइडेड इनटू द 2 पार्ट्स सच दैट, एक चार्ज है उसको 2 भाग में बांटा गया है, 2 पार्ट्स किए गए हैं उसके, सच दैट व्हेन दीज 2 पार्ट्स आर केप्ट एट द सेम सेपरेशन। ऐसा है कि जब वो दोनों पार्ट को सेम सेपरेशन, एक ही डिस्टेंस से सेपरेट किया गया, द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन देम इज़ मैक्सिमम। उनके बीच में जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है वो मैक्सिमम हो गई। फाइंड द चार्ज ऑन द ईच पार्ट, हर एक पार्ट पे उसको चार्ज निकालना है, कितना कितना चार्ज हर एक पार्ट में है। हमने बोला चार्ज Q को तोड़ा गया है, हमने मान लिया एक जो पार्ट है उसमें X चार्ज बटा है और एक में Q-X बचा है, सेपरेशन को R रखा गया है। ठीक, तो फोर्स कितनी लगेगी? KQ1 Q2/r²। इसको X को मल्टीप्लाई कर लिया अंदर। अब कहने का मतलब है कि अगर y x पे डिपेंड कर रहा है, क्या y x पे डिपेंड कर रहा है और फोर्स को मैक्सिमम करना है, तो उसका dy/dx 0 कर देते हैं, 0 के इक्वल हो जाए तो हमारी जो फोर्स है वो मैक्सिमम हो जाती है। ठीक है, यही हमको करना है। KQ/r² -2kx/r² इक्वल टू 0, और जहाँ ये 0 होगा KQ ये r² उधर ट्रांसपोज होके 0 हो जाएगा। KQ -2kx इक्वल टू 0 उधर ट्रांसपोज हुआ, Q की वैल्यू K कैंसल आउट हो जाएगा, फिर Q की वैल्यू 2x आ जाएगी, माने x की वैल्यू Q/2। कितनी? x की वैल्यू Q/2, मतलब हाफ अगर चार्ज सेपरेशन होंगे, देखो यहाँ पे अगर हाफ किए जाएंगे तो ही उनकी वैल्यू क्या आएगी, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की वैल्यू तभी मैक्सिमम आएगी। देखो, ऑल्सो वैलिड फॉर द मास m, मास विल बी m/2। ये किसमें? मास में भी वैलिड होता है, जिसके लिए मास उसका क्या हो जाएगा? m/2 हो जाएगा ना। टू चार्ज आर नाउ बिकम ऑफ चार्ज Q/2 ईच, दस फोर्स बिकम द मैक्सिमम। अब 2 चार्ज जो हैं वो एक Q/2 और दूसरा Q/2 का हो गया, इसलिए जो फोर्स है वो मैक्सिमम हो जाएगी। क्या हो जाएगी? मैक्सिमम हो जाएगी, है ना। y अगर x पे डिपेंड कर रहा है और y को मैक्सिमम करना है तो उसका dy/dx को 0 के इक्वल रख दिया। यही हमको कंसेप्ट याद रखना है, अभी आगे चल के बहुत काम देने वाला है। क्या बोला मैंने? अगर y x पे डिपेंड कर रहा है और y को मैक्सिमम बनाना है तो इसका dy/dx 0 कर देंगे। ठीक है, और
बाकी बातें अब नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। लिमिटेशंस हम आगे डिस्कस करने वाले हैं, अच्छे अच्छे क्वेश्चन लगवाए जाएंगे। और थैंक यू फॉर वाचिंग माय वीडियो एंड प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।